गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ने जा रहे थे और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके अंदर पिछली जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें अपन ने चर्चा की थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की। तो यहाँ पर देखिए अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन में वहाँ पर अपन ने स्टडी की थी पिछली क्लास में कि यहाँ पर अपन देखते हैं कि 3 डिग्री जो कार्बोनाइन है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो 2 डिग्री कार्बोनाइन से कम होती है और 2 डिग्री कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है वो प्राथमिक या प्राइमरी कार्बोनाइन से कम होती है और जहाँ पर प्राइमरी जो है उसकी मेथिल कार्बोनाइन से कम होती है। और इन का जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पर इसको एक्सप्लेन किया था कि जितने ज़्यादा एल्किल समूह होंगे उनका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा और प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो कोई भी ऐसा इफेक्ट जो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाता है, वो इसको डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर 3 CH3 समूह हैं वो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, जिसके कारण से इसकी स्टेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, कम हो गई। यहाँ पर 2 ही हैं तो कम नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर एक ही है तो और भी कम बढ़ा रहे हैं, कम बढ़ा रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसमें कोई एल्किल समूह नहीं है, इसके कारण से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो इन सभी कार्बोनाइन की तुलना में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये तो अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में इनकी स्टडी कर ली थी। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन ये देखते हैं कि बाकी के ये जो हैं जैसे एलिल कार्बोनाइन है, बेंजिल कार्बोनाइन है और बेंजल कार्बोनाइन है, बेंजो कार्बोनाइन है ना, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और वहाँ पर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन रेजोनेंस के आधार पर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेजोनेंस, ये CH2 और सॉरी ये CH2, ये क्या है, एलिल कार्बोनाइन है और एलिल कार्बोनाइन में सॉरी ये एलिल कार्बोनाइन है। तो एलिल कार्बोनाइन में ये इस तरीके से, तो यहाँ पर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस और यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी वो CH2 CH2 नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो आप देख रहे हो कि जो एलिल कार्बोनाइन है उस एलिल कार्बोनाइन की ये 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं और इन दोनों अनुनादी संरचनाओं के फलस्वरूप यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है उसका डिस्पर्सल होता है, कभी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर और कभी नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम पर। तो इस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज हैं वो इन कार्बन एटम्स के ऊपर रहते हैं और जिसके कारण से यहाँ पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो प्राप्त होती है। और एलिल कार्बोकैटाइन इन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण से ही कार्बोनाइन इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण से ही ये जो कार्बोनाइन है इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और चूंकि यहाँ पर तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर कौन सा इफेक्ट इफेक्टिव है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो चूंकि रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो इंडक्टिव इफेक्ट से मोर इफेक्टिव होता है, जिसके कारण से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो भी इन सभी की स्टेबिलिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से एलिल जो कार्बोनाइन है उस एलिल कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को अपन रेजोनेंस के आधार पर इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में एलिल कार्बोनाइन के बाद में अपन देखते हैं बेंजिल कार्बोनाइन।
तो यहाँ पर ये है बेंजिल कार्बेनाइन। बेंजिल कार्बेनाइन है, इसके अंदर देखिए बेंजिल कार्बेनाइन, यहाँ पर इसके अंदर अपन देखेंगे कि ये इस तरीके से ये है बेंजिल कार्बेनाइन। और इस बेंजिल कार्बेनाइन में यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 पाई बॉन्ड्स के कॉन्जुगेशन में है, और 3 पाई बॉन्ड्स के कॉन्जुगेशन में होने के कारण से यहाँ पर रेजोनेंस क्रिएट होता है, और उस रेजोनेंस के कारण से यहाँ पर कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। और इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बनने से इसका जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होता है। नेगेटिव चार्ज है वो 4 कार्बन एटम के ऊपर फैल जाता है, जिसके कारण से इस कार्बेनाइन है जो बेंजिल कार्बेनाइन है, इसकी स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आपने देखा एलिल कार्बेनाइन, तो एलिल कार्बेनाइन में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। और यहाँ पर जो बेंजिल कार्बेनाइन है, यहाँ पर अपन कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से यहाँ पर ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने के कारण से यहाँ पर ये इस तरीके से आप यहाँ पर देखने के बाद में पता चलता है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही इसकी उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है। वापस ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेंजिल कार्बेनाइन में ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है? 3 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। और जब 3 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बन रही हैं? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। यदि मान लीजिए ये कंपाउंड देखिए आप, जिसको अपन ने बेंजिल कार्बेनाइन कहा है, और ये है, इसमें जैसे यहाँ पर ये लिखा है ना C6H5 का होल ट्वाइस CH माइनस, तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, फेनिल रिंग है, वो फेनिल रिंग कितनी है? 2 है ना? फेनिल रिंग 2 है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है? 3 तो ये रहे और 3 ये रहे, तो कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है? 6 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। और जब 6 डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा तो इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी? यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कितने डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है? 3 के में है। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं? 4। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज कितने में है? 6 के में है। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 7। तो यहाँ पर देखिए 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसमें। इसमें कितनी बन रही हैं? 4। इसमें कितनी बन रही हैं? 2। और यदि इस H को हटाकर एक फेनिल रिंग और जोड़ दें अपन ऐसे, तो कितने बॉन्ड बन गए? 9 पाई बॉन्ड हैं। 9 पाई बॉन्ड इस कार्बोनाइन के क्या होंगे? इस नेगेटिव चार्ज के क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में होंगे। तो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी? 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो आप देख रहे हो, और जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जितनी ज्यादा इधर से इधर जाने पर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ते जाते हैं, और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोनाइन है, जिसमें एलिल कार्बोनाइन है, बेंजिल कार्बोनाइन है, और ये जो कार्बोनाइन है, इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अपन रेजोनेंस के आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है उसमें अपन ने ये ऑर्डर देखा है, और इस ऑर्डर में जो ये इस तरीके के जो कार्बोनाइन हैं उनको अपन इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा, और इस तरीके के जो कार्बोनाइन हैं उनको अपन रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको अपन ने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन ये अपना टॉपिक है। ठीक।
उसके बाद में अपन देखते हैं कि ऐसी जो केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान कार्बोनाइन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो अपन ऐसी केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे जो कार्बोनाइन रिएक्शन देती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप यूं समझिए कि कार्बोनाइन का जो फॉर्मेशन है, कार्बोनिल कंपाउंड्स की जितने भी नेम रिएक्शन हैं लगभग सभी में कार्बोनाइन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन जनरली तब होता है जब किसी कंपाउंड्स में एसिडिक हाइड्रोजन हो और उस कंपाउंड में अपन क्षार डाल दें। तो जैसे ही अपन क्षार डालते हैं तो वो जो क्षार है वो एसिडिक हाइड्रोजन को तोड़ करके और वहाँ पर कार्बोनाइन क्रिएट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर यूँ समझ सकते हैं कि जैसे HCH2 और यहाँ पर COCH3, यहाँ पर सिंपली ये कीटोन है। और यदि यहाँ पर अपन सोडियम इथोक्साइड काम में लेते हैं, जैसे ये तो यहाँ पर ये जो है ये क्या है, एज ए बेस की तरह है। तो ये बेस है वो यहाँ पर देखिए ये ऐसे, तो इसका माइनस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होने के कारण से ये H है, ये किस रूप में निकलता है, H प्लस के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ETOH और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 माइनस CO और यहाँ पर CH3। चूंकि ये कार्बोनाइन है वो C डबल बॉन्ड O के क्या है कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में होने के कारण से ये यहाँ पर एल्कोक्साइड आयन के साथ में ये रेजोनेंस करता है CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस और ये CH3। इस तरीके से ये रेजोनेंस करने के कारण से ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यदि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन हो और एसिडिक हाइड्रोजन में यदि अपन क्षार डालते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर कार्बोनाइन है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक। दूसरा भी अपन इसी तरीके से देख सकते हैं, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन है, कैनिजारो रिएक्शन है, नोवेल जेल कंडेंसेशन है। उसमें भी यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर COET और ये COET मेलोनिक एस्टर है। और यदि इस मेलोनिक एस्टर में अपन यहाँ पर क्षार डाल दें OET माइनस, तो यहाँ पर ये जो क्षार है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है, क्योंकि यहाँ पर CO समूह के कारण से इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है और इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। तो ये H है ये किस रूप में, H प्लस के रूप में यहाँ से इजीली रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा ETOH, ये तो यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर एक H तो हट ही गया, तो यहाँ पर CH माइनस COOET और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OET Na प्लस। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सोडियम साल्ट फॉर्मेशन होता है। तो ये जो स्पीसीज है वो एज ए क्या है कार्बोनाइन स्पीसीज है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ऐसी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके दौरान कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आप कार्बोनाइन के बारे में पूर्णतः पढ़ चुके हैं। कार्बोनाइन है वो क्या है, एक ऐसी स्पीसीज रिएक्टिव स्पीसीज है जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। इसके साथ ही आपने इसकी जनरल प्रॉपर्टी देखी है, इसके साथ में ही आपने इसमें संकरण देखा है कि sp3 संकरण होता है। इसकी जो आकृति है, इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो पिरामिडल शेप होती है। इसके अलावा आपने टाइप ऑफ कार्बोनाइन देखा है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। और इसके अलावा आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन भी पढ़ा है, जिसके आधार पर इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा इनकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया है। और इसके साथ ही ये कुछ रिएक्शन हैं जिनके दौरान कार्बोनाइन फॉर्मेशन होता है, इसकी आपने स्टडी कर ली है। तो मुझे आशा है कि आपको कार्बोनाइन का ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।